आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपको क्लास 5 चैप्टर 2 फसलों का त्योहार के विषय में बताऊंगी। इस चैप्टर में फसलों के बारे में बताया गया है और उनसे संबंधित जो त्योहार आते हैं उनके विषय में चर्चा की गई है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये वर्णन हो रहा है सर्दी के मौसम का कि सारा दिन तो चूल्हे के आगे या ताप के आगे तपते हुए गुजर गया और खाने के समय भी धूप की गर्माहट नहीं है और लोग सूरज के इंतजार में 10 दिन से बैठे हैं। 10 दिन से उन्होंने सूरज के दर्शन नहीं किए हैं। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज। चापाकल मतलब जो चरस रहट होता है जिससे पानी निकाला जाता है। तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी, मतलब बेलों को घेरने की। हाँक लगाना, बेलों को घेरना या उसे दूर करना। आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ते आइल की ना। ये उनकी भाषा है। आज ई लोग के उठे के नईखे, बोल जल्दी तैयार होकर। वह एक औरत है, वो कहती है जा भाग के देख कि किसी को आया है या नहीं। और ई लोग के उठे के देखे नईखे मतलब कि वो लोग उठे हैं या नहीं, या बहुत जल्दी तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना है। आज शायद कोई वहां त्योहार है, इसलिए उसके दादा और चाचा ने बड़े अच्छे और सुंदर साफ सुथरे वस्त्र पहन रखे हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देख, नी सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। उसके इस लड़के के पापा ने कहा कि मतलब इस खिचड़ी में, जो त्योहार रूपी खिचड़ी है, उसमें हमने ऐसा ठाट बाट पहले कभी नहीं देखा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। धोती पतली होती है इसलिए उसमें ठंड ज्यादा लगती है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जग सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। उस बच्चे की दादी है जिसने त्योहार के समय में अपने सिर के बाल धोए हैं, जो बिल्कुल सफेद हैं, जो बूढ़ी हो गई हैं और जिनके सफेद बाल जैसे लग रहे हैं, जैसे रुई जैसे हल्के फुल्के। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, यानी कि उनके सिर पर सारे सफेद बाल हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी, मतलब नहाने से वे बिल्कुल नई हो गई हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। दादी के सामने केले के पत्ते पड़े हैं, उन पर कुछ अन्न वगैरह रखे हुए हैं, जैसे तिल, गुड़, चावल आदि। मिठा गुड़ को कहते हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। हमें मतलब सभी बच्चों को। हमें जब सबने ऐसा कर लिया, मतलब जब सबने प्रणाम कर लिया और छू लिया, तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी आज, खिचड़ी जो है। अपी दीदी है उस बच्चे की जिसे ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज त्योहार के समय खिचड़ी बनी है और वही खानी पड़ेगी उन्हें। नापसंद होने के बाद भी उन्हें खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया जो बिहार में है, वहां से गुड़, चीनी और तिलकुट आए थे, उन सभी ने मिलकर चाव से खाए। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी है जो अभी हम बना रहे हैं,
स्कूल में हमें जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। उस खिचड़ी को खाते हुए वो बच्चा याद कर रहा है स्कूल के दिनों को, कि स्कूल के दिनों में जो मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी के दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे, फिर टापू पर बालू बालू मिट्टी में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे। उस समय कितना मजा आता था, इसी बात को सोचकर वह आनंदित हो रहा है। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। स्कूल के समय में जो भी उनके साथी थे, टीचर्स थे, उनका नाम लेते हुए वह बच्चा याद कर रहा है। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। मतलब हम बच्चे भी सब मिलकर उनका सहयोग करते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, कि स्कूल के दिनों में जो खिचड़ी खाई थी वह दोबारा खाने को नहीं मिली। लेखक कह रहा है यहाँ, वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्योहार। मतलब सब जो इकट्ठे एक जगह होकर जो भी करते हैं वह सभी मिलकर, सभी सब स्वजनों के साथ में जो भी त्योहार मनाया जाता है वह खुशियों से भरा हुआ होता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। जनवरी माह के मध्य में, मतलब बीचों बीच में जब मावठ आती है, उस समय लोग ये खुशियां मनाते हैं, त्योहार मनाया जाता है खुशी के रूप में, कि अभी फसल पक जाएगी। तो हम लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ेगी, तो उससे खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी और पक जाएगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से फसलों के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका रंग और ढंग अलग ही होता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाबी में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ये सभी पर्व हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति जो राजस्थान में भी मनाई जाती है, और असम में इसी त्योहार को बिहू, केरल में इसी त्योहार को ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाबी में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व इसी नाम से मनाते हैं, जो कि फसलों से जुड़े हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। लेखक यहाँ झारखंड में जो त्योहार है फसल से संबंधित, उसी के बारे में विस्तारित रूप वर्णन कर रहा है। सरहुल, अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल अर्थात सागवान के जैसा। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। मार्च अप्रैल में साल के पेड़ में फूल आते हैं, जिससे चारों तरफ हरियाली होती है और बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। मतलब जो स्त्री और पुरुष जब मिलकर रात भर नाचते गाते हैं, तो चारों तरफ फैली हुई छोटी छोटी घाटियां हैं, लंबे लंबे सालों के वृक्षों का जंगल है, वहीं आसपास छोटे छोटे गांव हैं, वे सभी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। इस त्योहार के बारे में आगे वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए घरों के सामने एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर लोग नृत्य करते हैं और नृत्य करते करते घर जाते हैं और अगले दिन फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? तो लेखक यहाँ कह रहे हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। चंदे में वहां
उस सरहुल त्योहार में मुर्गा चावल और मिश्री मांगने की प्रथा है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। ये सब होने के बाद में वो सब एक साथ मिलकर खाते पीते हैं और खेल होते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। यह वहां की प्रथा है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अब तमिलनाडु की बात की जाती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचते हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। सभी राज्यों में इस त्योहार को मनाने की अलग अलग प्रथा है। तो तमिलनाडु में किस तरह यह त्योहार मनाया जाता है, तो लेखक कहता है कि इस दिन खरीफ की फसल चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंच जाती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकाल लेते हैं और मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। आगे लेकर कहता है, हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगला कहकर खिचड़ी में उफान आ गया, इस शब्द का अर्थ है कि स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना गया है। उस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलती हैं। अब गुजरात का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि इस दिन वहां पतंगों से संबंधित त्योहार मनाया जाता है। जैसे राजस्थान में पतंगे उड़ाई जाती हैं, उसी तरह गुजरात में भी पतंगे उड़ाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की और अलग अलग रंगों की, अलग अलग आकारों की। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है कि आसमान में इतनी पतंगे उड़ती हैं। हर उम्र के लोग पतंगे उड़ाते हैं और इतनी पतंगे उड़ती हैं कि पूरा आसमान पतंगों से ढक जाता है और सूर्य भी नहीं दिखाई देता। अब कुमाऊं की तरफ चलते हैं, वहां इस त्योहार को कैसे मनाते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। मतलब कुमाऊं में मकर संक्रांति का जो त्योहार मनाया जाता है उसे घुघुतिया कहते हैं। और इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर जो पकवान बनाते हैं, उन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, अलग अलग शक्ल बनाई जाती है उन पकवानों की, जैसे डमरू का रूप है, तलवार का रूप है, दाड़िम का फूल है आदि। पकवानों को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं कि जब पकवानों को तल लिया जाता है तो उन्हें एक माला में पिरो देते हैं और माला के बीच में संतरा और गन्ने की डंठल पिरोई जाती है और उस काम को बच्चे बहुत ही चाव से करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं कि जब वो माला बना दी जाती है तो दूसरे दिन सुबह पक्षियों को बुलाने के लिए बुनाई जाती है वह माला। तो उन पक्षियों को बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर खिलाते हैं और गाते हैं, कोवा आओ घुघुतू आओ, ले कोवा बड़ो, मकदे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, मकदे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। यह गीत गाते हुए बच्चे अपने इच्छा से जो भी चीज मांगते हैं उसकी कामना करते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है तो लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती।
तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। लेखक कह रहा है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। इस दिन तिल, हर जगह तिल का ही विशेष महत्व होता है। पानी के अंदर तिल डालकर स्नान किया जाता है, तिल दान किए जाते हैं, आग में भी तिल डाल दिए जाते हैं और तिल के पकवान भी बनाए जाते हैं। तुम्हारे घर तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या फिर तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? और यदि आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले भी लोग इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कभो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? यहाँ खिचड़ी से उनका मतलब है कि दाल चावल से, दूध से बनी हुई पकवान। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो सारी दुनिया ठंड से मर जाएगी और धूप में ना कपड़े सुखा सकेंगे, ना फसल पकेगी और ना ही कुछ और त्योहार मनाए जाएंगे। बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते? बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि 10 दिन से सूरज नहीं निकल रहा था, इसलिए मौसम एकसार हो रहा था, धूप छांव का पता नहीं लग रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान पृथ्वी पर मिट्टी में सूरज की छाया या परछाई को देखकर लगाते हैं। तुम्हारी जबान। आज ई लोग के उठवे के नहीं खे, जा भाग के देख जरा केरा के पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। आज ये लोग के उठे हुए के नहीं खे, इसका अर्थ है कि देखो ये लोग उठे हैं या नहीं। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, कि वह लड़के से कह रही है जा देख कि उसके पति आए हैं, केले के पत्ते आए हैं, केरा के पत्ते मतलब केले के पत्ते आए हैं या नहीं। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और जानकारी इकट्ठी करे। यह आप स्वयं कर लेना। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? ये भी बताना, ये आप स्वयं के लिए है। अन्य के बारे में। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तिल के लड्डू बनते हैं, तिल का दान किया जाता है, तिल की पपड़ी, मठरी, बहुत सारी चीजें बनती हैं। क्या तुम जानती हो तिल से तेल बनता है? हाँ। और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? सरसों का, सूरजमुखी का, सोयाबीन का, बहुत सी चीजें होती हैं जिनका तेल चावल का भी तेल बनता है। किसान और चीजों का सफर। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कहाँ से आती हैं जो किसानों को हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन 3 चीजों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो। किन चीजों से बनती हैं? आलू से, आलू की पकौड़ी। बर्फी दूध से और मावे से। आइसक्रीम ये भी दूध से बनती है। इन चीजों का जन्म कहाँ होता है? फसल से और किसान से। हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या है? ये पहले किसान बीज बोता है और फिर पढ़ाई जाती है। पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याला, ये सब एक विधि है व्यंजन बनाने की, जिसे आप स्वयं कर लेना। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।